हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स अंडर सीआरपीसी। ये सेक्शंस जाते हैं 125 टू 128। 2 से 4 ही सेक्शंस हैं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच प्री के पॉइंट ऑफ व्यू और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। तो प्रोविजन बताता है मेंटेन करने के लिए किस किस को, वाइफ को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को। किस लिए? सीआरपीसी में स्पेशली क्यों रखा है? ताकि उनको एक स्पीडी और इफेक्टिव रेमेडी और बहुत ही चीप, कम खर्चे में बहुत ही जल्दी स्पीडी उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, वो बहुत ही जल्दी से रिजॉल्व कर दिए जाए उस पर्सन के खिलाफ जो नेग्लेक्ट कर रहा है उनको या रिफ्यूज कर रहा है उनको मेंटेन करने से। मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस कहीं पे भी डिफाइन नहीं है इस कोड में, लेकिन इस वर्ड मेंटेनेंस को हम नैरोली इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, नैरोली हम उसको नहीं समझेंगे, हम उसको बहुत ही ब्रॉडली समझेंगे। क्योंकि एक पर्सन की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होती है, उसके अलावा भी और नीड्स होती हैं, जैसे एड है, सपोर्ट है, देन असिस्टेंस है। तो इनकी भी जरूरत है और ये जरूरतें हमेशा वेरी करती हैं हर एक के पोजीशन और स्टेटस से। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि अगर ये पर्सनल लॉज में भी हमारे पास है तो यहाँ पे रखने की क्या जरूरत है, सीआरपीसी में रखने की क्या जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ यही है कि स्पीडी ट्रायल मिल सके और उस पर्सन के खिलाफ जो रिफ्यूज कर रहा है मेंटेन करने से। दूसरा एक और इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है, वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स, उनके पास पैसा नहीं है या उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, तो उनके खिलाफ ऑफेंस होने के और उनके चांसेस ऑफेंस करने के बहुत बढ़ जाते हैं। अब अगर एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ माइनर और उसके पास ही डजंट हैव एनीथिंग, उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो खाना खा सके या अपने आप को मेंटेन कर सके, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है या तो वो गलत संगति में पड़ जाएगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए, या वो कुछ ऐसा करेगा, या तो वो थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा, तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऑफेंस करने के लिए। तो यहाँ पे एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट इन भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी का एक केस आया था जिसमें ऑब्जेक्टिव बताए गए थे 125 के। तो 125 का पहला ऑब्जेक्टिव था कि स्पीडियर और इकोनॉमिकल ट्रायल के लिए, क्योंकि अगर सिविल कोर्ट में जाते हैं तो बहुत ही लंबा ट्रायल होता है और वो ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होता, बहुत पैसा खर्च होता है। तो अंडर 125 सेक्शन बहुत ही जल्दी आपको रेमेडी मिल जाती है। सेकेंड एम वही है, प्रिवेंटिंग डेस्टिट्यूशन, वेग्नेंसी लीडिंग टू द कमीशन ऑफ क्राइम। मीन्स अगर कोई पर्सन खुद मेंटेन नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो क्राइम कमिट कर सकता है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो दीज प्रोविजन डू नॉट फुल्ली डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ पर्सनल राइट्स ऑफ द पार्टी। यहाँ पे जो 2 पार्टीज आई हैं उनके पर्सनल राइट्स की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की बात की जाती है। यहाँ पे उनके मैरिज को सॉर्ट नहीं किया जाता है, इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उनके मेंटेनेंस की बात की जाती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का जो केस है, इट्स अ लीडिंग केस ऑफ सेक्शन 125, जिसमें बोला गया है कि ये एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में भी आपके मेंटेनेंस की बात की गई है, लेकिन ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और ये सेक्युलर इन नेचर है। मतलब सेक्शन 125 किसी भी तरह की धर्म जाति को नहीं मानता है, ये सेक्युलर है। और सेम चीज बोली गई थी नंदलाल मिश्रा वर्सेस कन्हैया लाल मिश्रा के केस में भी सेम चीज बोली गई थी कि इट इज अ सेक्युलर प्रोविजन। और नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर के केस में भी यही बोला गया था, जो सेक्शन 125 टू 128 है वो एप्लीकेबल करते हैं ऑल पर्सन्स बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स एंड हैव नो रिलेशनशिप विथ द पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज। मीन्स पर्सनल लॉ के
खिलाफ नहीं है ये, लेकिन ये पर्सनल लॉ भी अप्लाई करवाएंगे, प्लस ये सेक्शन सेकुलर हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप कुछ भी हो। Who may claim maintenance, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 125 सबसे पहले बताता है कि कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहले है वाइफ, लेजिटिमेट और लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, मीन्स जो लेजिटिमेट है जायज औलाद एंड नाजायज दोनों ही, माइनर जो चाइल्ड है वेदर मैरिड और नॉट, भले अगर लेजिटिमेट है तो वो मैरिज से हुआ है, इलेजिटिमेट है तो वो मैरिज से नहीं हुआ है, तो दोनों ही माइनर चाइल्ड क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। देन है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड, यहाँ पे बात की जा रही है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड। मेजर चाइल्ड में मैरिड डॉटर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और मेजर चाइल्ड में सिर्फ उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो किसी रीजन से, किसी वजह से फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है या इंजर्ड है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट फोर्थ बात करता है फादर एंड मदर की। अब हम हर एक टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आता है वाइफ। तो वाइफ अकॉर्डिंग टू 125, वाइफ का मतलब क्या है? अ वाइफ हु इज अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ कैन क्लेम मेंटेनेंस। अब इसमें क्या बात की जा रही है? एक्सप्लेनेशन 5 बता रहा है कि वाइफ टू इंक्लूड अ डिवोर्स्ड वाइफ हु हैज नॉट मैरिड। यहाँ पे वो वाइफ भी इंक्लूड है जिसका डिवोर्स हो चुका है लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की है। Thus, it is only an inclusive definition stating that every divorced wife can claim maintenance. यहाँ पे जो डेफिनेशन है वाइफ की वो इंक्लूसिव है, वो अपने आप चीजों को ऐड कर रही है, एग्जॉस्टिव नहीं है, वो और ज्यादा इंक्लूसिव है। यानी कि जो वाइफ है अगर उसका डिवोर्स हो चुका है और उसने दोबारा शादी नहीं की है तो वो भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। और ये जो वाइफ है ये किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है, वो मेजर भी हो सकती है और माइनर भी हो सकती है। यमुना बाई अनंतराव अधव वर्सेस अनंतराव शिवराम अधव, ये एक केस आया था जिसमें बात की गई थी लीगली वेडेड वाइफ की। एंड लीगैलिटी ऑफ मैरिज विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लॉ। और सेकेंड वाइफ इसमें बोला गया था कि सेकेंड वाइफ क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस को, लेकिन कुछ केसेस में फिर बाद में बोला गया था कि स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट नेसेसरी। इसमें ये दूसरे केस में ये बोला गया था कि स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज जरूरी नहीं है कि आप दो। अगर आप साथ में रह रहे हो और सोसाइटी को लग रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, जहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको ग्रांट किया जा सकता है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। और ये केस था रमेश चंद्र दागा वर्सेस रामेश्वरी दागा का केस था। एक और केस आया था कमला वर्सेस एमआर मोहन कुमार का, जिसमें बात की गई थी ट्रू स्पिरिट ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ऑफ सेक्शन 125, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट रिक्वायर्ड। सेम चीज यहाँ पे भी बोली गई थी कि स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप लॉन्ग कोहैबिटेशन मीन्स अगर आप बहुत लंबे समय से साथ में रह रहे हो और आप उस तरह से रह रहे हो जिस तरह से पति पत्नी रहते हैं, तब भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। फिर आगे आते हैं, आगे एक केस आया था बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह का केस आया था 2014 में। द कोर्ट हेल्ड that even a second wife can claim maintenance if she was unaware of her husband's first marriage। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एक बार शादी हो गई है, दूसरी शादी हुई है और सेकेंड मैरिज हुई है, उसमें जो बंदी है, जो वाइफ है, उसको पता ही नहीं है कि बंदे ने एक और शादी कर रखी है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको पता नहीं है, शी इज नॉट अवेयर कि उसने शादी कर रखी है, तो यहाँ पे सेकेंड वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस को।
इसके बाद चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार कुशवाहा का केस आया था। The Supreme Court has even included relationship in nature of marriage to be covered under section 125. Means कोई भी relationship है और अगर वो मैरिज की तरह कंडक्ट हो रहा है, कोई भी मेल है फीमेल है और एक वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह वो रह रहे हैं और सोसाइटी को बिलीव भी है कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार कुशवाहा में बताया गया था, हेल्ड किया गया था कि उसमें भी उसको भी मैरिज माना जाएगा और यहाँ पे वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। सेकेंड नेक्स्ट हमारा केस आया है डॉक्टर स्वप्ना कुमार बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। फिर इसमें हेल्ड हुआ था कि दैट अ वाइफ हु हैज नॉट बीन डिवोर्स्ड बाय द हस्बैंड on the ground that wife has deserted him is entitled to claim under section 125 of CRPC। यहाँ पे बात हो रही है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है और ग्राउंड ऑफ डिवोर्स और ग्राउंड ऑफ सेपरेशन ये है कि वाइफ को हस्बैंड ने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। पोजीशन ऑफ मुस्लिम वाइफ, तो यहाँ पे लीडिंग केस आता है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का केस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पर्सनल लॉ और सीआरपीसी के सेक्शन 125 के बीच में, किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको लायबल बनाया जा रहा है कि यू हैव टू पे मेंटेनेंस, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो बात करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बात करता है कि हस्बैंड की जो लायबिलिटी बनती है मेंटेनेंस की, वो सिर्फ बनती है टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी लायबिलिटी, हस्बैंड की लायबिलिटी क्या होती है, इद्दत के बाद खत्म हो जाती है। अब उसके बाद भी तो वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए, उसके बाद वो कैसे रहेगी, बिकॉज जब शाह बानो का जब केस आया था उस टाइम शाह बानो की केस थी एज थी 75 ईयर्स, तो इद्दत पीरियड के बाद वो कहाँ जाएगी, उसको मेंटेनेंस कौन देगा। तो यहाँ पे सेक्शन 125 ने बोला कि भले ही इद्दत पीरियड आपका खत्म हो चुका है और उसने दोबारा मैरिज नहीं की है, तब भी आप उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसी के बाद शाह बानो के केस के बाद ही मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट केस हुआ था शाह बानो का 1985 में, और 86 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट आ गया था, जिसमें बताया गया था कि हस्बैंड हैव टू मेक फेयर एंड जस्ट प्रोविजन टू मेंटेन हिज वाइफ अंडर विद इन पीरियड ऑफ इद्दत। मीन्स कि यहाँ पे जो बताया गया था अंडर सेक्शन 31A कि हस्बैंड को फेयर और जस्ट मेंटेनेंस देना पड़ेगा वाइफ को विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। यहाँ पे भी क्या बात की गई थी, विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। तभी 125 में बोला गया कि नहीं, आपको इद्दत के बाद भी देना है अगर वो रीमैरिज नहीं कर रही है। फिर एक केस आया था इन डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जा रहा था कि ये सही है गलत है, इसके क्वेश्चंस आ रहे थे। तब इसमें बोला गया था कि आप जो हमारा एक्ट आया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखी जा रही थी कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि फिर इसमें हेल्ड हुआ था, डानियल लतीफा वाले केस में हेल्ड हुआ था कि जो मेंटेनेंस है शैल एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत पीरियड ऑफ हिज वाइफ एंड इट शैल बी मेड विद इन इद्दत पीरियड। क्योंकि यहाँ पे बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशनली बोला गया कि एक्सटेंड करना चाहिए इद्दत पीरियड के बाद भी, और यहाँ पे और इस एक्ट में सिर्फ बात की गई थी इद्दत पीरियड तक के लिए। दस उसकी वजह से 125 को भी एनफोर्स कराया जाएगा। साथ साथ में ये बोला गया था खातून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2002 में। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो शादी की तरह ही है, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड आई वुड नॉट से हस्बैंड एंड वाइफ, मैन और वुमेन साथ में रह रहे हैं, महिला और पुरुष साथ में रह रहे हैं और उनके बीच में सारे संबंध वैसे हैं जैसे एक पति पत्नी के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस आया था डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पतचायमल का केस आया था, जिन्होंने एक नई अप्रोच की जहां पे
वुमेन की बात की गई हु इज इन अ मैरिज लाइक रिलेशनशिप दो नॉट लीगली मैरिड कैन क्लेम मेंटेनेंस। यहाँ पे फिर यही बोला गया था कि एक वुमेन है, वो मैरिज लाइक के रिलेशनशिप में रह रही है, मैरिज नहीं है लेकिन उसका जो रिलेशनशिप है वो एक मैरिड लाइफ की तरह ही है, तो वो भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। और यहाँ पे ये भी बात की गई थी कि सारे लिव इन रिलेशनशिप में वुमेन्स क्लेम नहीं कर सकती हैं। फॉलोइंग कंडीशन, जो 4 कंडीशन दी गई थी इस केस के थ्रू, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो फर्स्ट है द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्फ आउट टू द सोसाइटी एज स्किन ऑफ स्पाउस। मतलब सोसाइटी को ऐसा बिलीव होना चाहिए जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उनका जो नेबरहुड है, पड़ोस है, उनको ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। सेकंड, उनकी जो एज होनी चाहिए वो लीगली एज होनी चाहिए मैरिज की, मीन्स दे शुड बी मेजर एंड उनकी एज होनी चाहिए मैरिज वाली। थर्ड है दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू लीगल मैरिज। मतलब वो किसी भी तरह से जो एक लीगल मैरिज के लिए जो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वो कंडीशंस दोनों को क्वालिफाई करनी चाहिए। फोर्थ, दे मस्ट हैव वॉलेंट्रीली कोहैबिटेड फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। वॉलेंट्रीली मतलब वो अपने इच्छा अनुसार, जो पुरुष और महिला है वो अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वेच्छा से वो साथ में रह रहे हैं एक लंबे समय से, जो लिव इन रिलेशनशिप में या क्लेम करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है वो इतने टाइम पीरियड के लिए साथ में रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारी बात हो गई वाइफ के बारे में। अब हम बात करते हैं माइनर चाइल्ड के बारे में कि माइनर चाइल्ड कब क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। तो एक्सप्लेनेशन ए आएगा ऑफ अंडर सेक्शन 125, कोई भी पर्सन हु इज नॉट अटेन्ड मेजॉरिटी, और यहाँ पे मेजॉरिटी देखी जाएगी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से। और यहाँ पे जो माइनर चाइल्ड है वो कैसा हो सकता है, लेजिटिमेट भी हो सकता है और इलेजिटिमेट भी हो सकता है, और वेदर मैरिड और अनमैरिड। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों की बात की जा रही है। वो क्लेम कर सकता है अपने फादर या मदर से। जो बच्चा अपने आप को मेंटेन नहीं करने में असमर्थ है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने मदर फादर से क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए। और अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो उसका फादर लाइबल होगा, फादर इज लाइबल टू मेंटेन हर। अगर उसका हस्बैंड उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है तो उसका फादर लाइबल होगा, और ये चीज हिंदू लॉ में भी बोली गई है। देन मेजर चाइल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट कोई भी चाइल्ड हो सकता है, और उसने क्या किया है, अटेन कर ली है मेजॉरिटी, और वो अपने आप को उसका समर्थ नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है, किसी तरह की उसको इंजरी हो गई है, वो बचपन से एबनॉर्मल है, तो वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। अ मैरिड डॉटर हु इज मेजर कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। फिर इसके बाद पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फादर और मदर who is unable to maintain himself or herself can claim maintenance from her son or daughter। यहाँ पे फादर और मदर वर्ड यूज किया गया है एक्सप्रेसिवली, कहीं पे भी एडॉप्टिव फादर या मदर की बात नहीं की गई है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पेरेंट्स में हम फादर और मदर दोनों की बात कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है तो वो अपने सन या डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडॉप्टिव फादर एंड मदर की। तो सेक्शन 125 क्लियर नहीं बताता है कि वो फादर एडॉप्टिव फादर की बात कर रहा है या नेचुरल फादर की बात कर रहा है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 320 सब सेक्शन 20 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, जिसमें फादर की बात की गई थी। तो उस फादर की डेफिनेशन में एडॉप्टिव फादर भी आता है। उसके बाद बबन वर्सेस पार्वती का एक केस आया था 1978 में, जहां पे कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था, क्लियरिफाइड दैट इवन अ मदर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज टू इंक्लूड एडॉप्टिव मदर। यहाँ पे बोल दिया था इस केस में, बबन वर्सेस पार्वती के केस में बोल दिया था कि जो आपका मदर है वो उसको इस तरह से इंटरप्रिटेट करेंगे कि उसमें एडॉप्टिव मदर भी इंक्लूसिव है। फिर आता है हमारा स्टेप मदर। स्टेप मदर
125 वैसे इंक्लूड नहीं करता है स्टेप मदर को, लेकिन अगर वो क्या है, चाइल्डलेस है, उसके कोई बच्चे नहीं है, और वो प्लस क्या है, विडो है, और उसका जो हस्बैंड है वो इनकैपेबल है मेंटेन करने के लिए, लेकिन उसका शी हैज नो नेचुरल सन और डॉटर, तब वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। और ये बोला गया था कीर्तिकांत डी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1996 के केस में। फिर आता है डॉटर इज लाइबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था विजय मनोहर अरबत वर्सेस के कैक राजा राम सवाई। इस केस में बोला गया था कि अगर जो डॉटर है 125 में डॉटर जो है वो मैरिड अनमैरिड दोनों इंक्लूड करती है विद इन सच पर्सन की डेफिनेशन में, और वो भी लाइबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर और फादर अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है हमारा अ मेजर अनमैरिड डॉटर इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर हर फादर इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल। अब यहाँ पे बात की जाती है मेजर अनमैरिड डॉटर की। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेजर अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि जो मेजर अनमैरिड डॉटर है वो अगर फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है तब वहां पे उसको मेंटेन किया जाएगा उसके फादर से। लेकिन अगर मेजर मैरिड डॉटर है तो उसको क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। हु कैन ग्रांट मेंटेनेंस, तो यहाँ पे अथॉरिटी की बात की गई, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ग्रांट कर सकता है, उसके पास पावर है, वो किसी को ऑर्डर कर सकता है जिसके लिए मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया गया है, वो मंथली अलाउंस भी फिक्स कर सकते हैं। देन ये दिया गया है फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 के सबसेक्शन 1 में। नाउ नेक्स्ट है कंडीशन व्हेन लायबिलिटी टू मेंटेन अराइजेस। कौन सी कंडीशन है जहां पे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? तो कंडीशंस 3 है हमारे पास। ही मस्ट हैव सफिशिएंट मीन्स, जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो उसके पास भी सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए। सेकंड, वो मना कर रहा है या निग्लेक्ट कर रहा है मेंटेन करने से। थर्ड क्या है, डिपेंडेंट्स जो है, जो वाइफ है, देन पेरेंट्स हैं या उसके चिल्ड्रंस हैं, वो अपने आप को मेंटेन करने में इनकैपेबल है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब हम इन चीजों को और डिटेल में पढ़ते हैं। ही मस्ट हैव सफिशिएंट मीन्स। अब सफिशिएंट मीन्स का मतलब क्या होता है? इफ अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ अर्निंग देन ही मस्ट बी हेल्ड लायबल टू मेंटेन। मीन्स उसके पास, मीन्स का मतलब होता है कि उसके पास लैंड, इनकम, प्रॉपर्टी, उसके पास कहीं ना कहीं से इतना है कि वो मेंटेन कर सकता है, तो वो हो जाता है सफिशिएंट मीन्स। नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, इसका मतलब होता है द ड्यूटीज अपॉन द पर्सन टू मेंटेन इज डिपेंडेंट। ड्यूटी होती है एक पर्सन की, अगर शादी होती है तो उसकी एक ड्यूटी उसके साथ में आती है, एक लायबिलिटी उसके साथ में आती है कि आपको उस पर्सन को मेंटेन करना होता है जिसे आप शादी करके ला रहे हो। अगर बच्चे होते हैं तो उसके साथ आपकी लायबिलिटी आती है, तो यू हैव टू मेंटेन योर चिल्ड्रंस। पेरेंट्स के साथ भी आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर वो पर्सन निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है उनको मेंटेन करने से, बोल के या उनके कंडक्ट से, तब वहां पे ये लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट्स अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। जो डिपेंडेंट्स हैं उनके पास सोर्सेज नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, देन अंडर सेक्शन 125 वो क्लेम कर सकते हैं। नाउ circumstances when wife not entitled to maintenance। कब वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी? तो सबसे पहले है वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, ये दिया है सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 में, अगर वाइफ किसी और के साथ रह रही है। सेकंड, वाइफ लिविंग सेपरेटली, अगर वाइफ अलग रह रही है और उसके पास कोई रीजनेबल रीजन नहीं है, कोई जस्ट कॉज नहीं है, तब भी उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा। थर्ड है वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो गया और तब वो वाइफ अलग रह रही है, तब भी मेंटेनेंस के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है।
डिवोर्स वाइफ है, तब तक उसको मेंटेनेंस मिल रहा था, उसने रीमैरिज कर ली, देन उसका कैंसिल हो जाएगा मेंटेनेंस। देन पेमेंट ऑफ डावर, यानी कि जो दहेज में आपको मिला था, अगर आपने वो उनको रिटर्न कर दिया तब भी आपका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। वेवर की बात करता है कि जब जो वाइफ है या पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रन है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि नहीं हमको अब मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी दैट आई वेव, हम फ्री कर रहे हैं, अब हमको नहीं चाहिए है, तब भी मेंटेनेंस नहीं देने की जरूरत है। या सिविल कोर्ट ने किसी तरह का ऑर्डर पास कर दिया है कि अब आपको मेंटेन नहीं करना है, तो ये हमारी 7 कंडीशन है जहां पे मेंटेनेंस के लिए वाइफ एंटाइटल्ड नहीं है। और ये सब जो ऊपर 7 हेडिंग्स थी, इन सबको हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। इंटरम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस एंड अदर एस्पेक्ट्स। इंटरम मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन आपके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है। ऑब्वियसली जब आप किसी प्रोसीडिंग में जाते हो, देयर आर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कोर्ट फी होती है, देन और भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो चीजों के लिए कैसे आप मेंटेन, आप वहां उसके लिए कैसे आप पैसा लेके आओगे, या कैसे आप अपने खर्चे निकालोगे, एक्सपेंसेस निकालोगे। तो यहाँ पे एक ये प्रोविजन उसी के बारे में बात करता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया, जिसने एक प्रोविजो इंसर्ट किया सेक्शन 125 के सब सेक्शन 1 में, जो बात करता है इंटरम मेंटेनेंस की टू द क्लेमेंट। जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस के लिए, तो उनको इंटरम मेंटेनेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग आपकी चल रही है अंडर सेक्शन 125, वो ऑर्डर कर सकता है, जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है वो उसको ऑर्डर कर सकता है कि आप इंटरम मेंटेनेंस, वो मंथली अलाउंस फिक्स कर देगा एंड वो बोलेगा कि आप इंटरम मेंटेनेंस करिए, और जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं प्रोसीडिंग में वो भी आपको देने हैं, जो मजिस्ट्रेट कंसिडर करेगा रीजनेबल, जो मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ इतना ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट के लिए कैसे करना होता है कि एप्लीकेशन बनाई जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है मजिस्ट्रेट को कि आप हमको इंटरम मेंटेनेंस दिलाइए। तो ये जो एप्लीकेशन दी जाती है वो 60 डेज में डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ऑर्डर होता है मेंटेनेंस का, जो ऑर्डर किया जाता है उसको, वो अगर फॉलो नहीं हो रहा है तब क्या होगा। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है, पर्सन ने बोल दिया कि नहीं मेरे पास सफिशिएंट मीन्स अभी नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, और उससे सेटिस्फाई भी हो गया मजिस्ट्रेट, देन इट इज ओके। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ ऑर्डर हो रहा है तो वारंट इशू हो जाएगा फाइन के लिए, ठीक। और उसके अगर वो भी नहीं आपने पे किया है तो 1 मंथ के लिए इम्प्रिजनमेंट, एक्सटेंडेड पीरियड 1 मंथ है, या जब तक आप पेमेंट फुलफिल नहीं कर देते हो, मेड नहीं करते हो, तब तक के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। देन आता है आपका कैंसिलेशन ऑफ मेंटेनेंस। 125 सब सेक्शन 5 बात करता है, कैंसिलेशन की बात करता है। यहाँ पे कब कैंसिल हो जाएगी, वाइफ को मेंटेनेंस मिल रही है और वो कब कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहला है, बाद में पता चलता है कि वो अडल्ट्री में रह रही है। बी, विदाउट सफिशिएंट रीजन रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड। उस टाइम तो ठीक है, बट बाद में पता चल रहा है कि नहीं, कोई रीजन ही नहीं था हस्बैंड के साथ ना रहने का। देन म्यूचुअली अगर वो लोग अलग रह रहे हैं तब भी कैंसिल हो जाएगा। अमेंडमेंट इन सेक्शन 125, सेक्शन 125 में अमेंडमेंट हुआ था, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 50 2001 में, और उसमें क्या हुआ था कि 2 चेंजेस आए थे। जहां पे जो अमाउंट था, द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन एंड नो अपर लिमिट ऑफ मेंटेनेंस इज कैप्ट। मीन्स जो डिस्क्रिशन था डिटरमाइन करने का कि अमाउंट कितना देना चाहिए, मेंटेनेंस कितना अवॉर्ड करना चाहिए, तो ये पूरी पावर दे दी गई थी मजिस्ट्रेट को, और इसकी कोई अपर लिमिट तय नहीं की गई थी कि कितना देना चाहिए था। सेकेंड जो उनको पावर मिली थी, सेकेंड पावर ये मिली थी मजिस्ट्रेट को कि वो मंथली अलाउंस दे सकते थे इंटर मेंटेनेंस में, जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की कि प्रोसीजर किस तरह से होगा। तो 126 में बात की जा रही है एक प्रोसीजर की। तो प्रोसीडिंग कहाँ पे होगी, वेयर ही इज, मतलब जहां पे क्लेमेंट है या जहां पे वो या उसकी वाइफ रह रही है, या जहां पे वो दोनों साथ में पहले लास्टली कहीं पे रह रहे थे, या इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ उसकी मदर रह रही थी। 3 जगह पे, ये 3 जगह पे आपकी प्रोसीडिंग हो सकती है।
और जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे वो अगेंस्ट दैट पर्सन लिए जाएंगे, और ये पूरा केस समन केस की तरह ही मैनर में प्रिस्क्राइब जो मैनर है समन केसेस का उसी तरह से हैंडल किया जाएगा। और अगर पर्सन नहीं आता है तो एक्स पार्टे सुनवाई पूरी हियरिंग पूरी एक्स पार्टे करके मजिस्ट्रेट डिटरमाइन कर सकता है। देन इसके बाद बात आती है, अच्छा एक्स पार्टे अगर एक्स पार्टे सुनवाई हो जाती है, डिटरमाइन भी हो जाता है केस, तो उसके लिए उसको सेटिसाइड करने के लिए विद इन 3 मंथ्स एक्स पार्टे आपकी ऑर्डर आ गया है तो 3 महीने के अंदर फ्रॉम सच दैट ऑर्डर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर सेटिंग असाइड दैट एक्स पार्टे ऑर्डर। उसके बाद आता है हमारा ऑल्टरेशन की बात आती है, तो ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस 127 में आता है। अब ऑल्टरेशन क्यों होंगे? ऑल्टरेशन होते हैं व्हेन देर कोई पार्टी है उसमें कोई चेंजेस आ गए, मीन्स अभी तक मैरिज अनमैरिड थी वाइफ, उसने मैरिज कर लिया है, तो क्या होगा? मेंटेनेंस नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्टीज, ड्यू टू डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन दी उस पर्सन ने जिसके लिए क्लेम हुआ है, या जिसने मेंटेनेंस क्लेम किया है, तो वो लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं हमारा मेंटेनेंस कम है, या इस तरह से कोई भी। फिर थर्ड है वेयर डिवोर्स्ड वुमेन रीमैरिड, उसने अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कर लिया। Fourth is where a woman has been divorced by her husband and she has received the whole sum which was payable on such divorce under any customary or personal law applicable to the parties। यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ में मेहर डिटरमाइन किया जाता है, तो अगर मेहर पूरा पेमेंट हो गया है तब भी मेंटेनेंस आपकी ऑल्टर कर दी जाती है या ख़त्म कर दी जाती है। देन उसके बाद है कि वुमेन हैज़ ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी हैड वॉलंटरीली सरेंडर्ड हर राइट्स फॉर मेंटेनेंस एंड इंटर मेंटेनेंस आफ्टर हर डिवोर्स, मीन्स उसने वेव कर दिया। यहाँ पे वेवर की बात कर रहे हैं कि उसने खुद ही मना कर दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए है, उसने पूरे राइट्स क्या किए हैं? सरेंडर कर दिए हैं। फिर आता है एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर सेक्शन 128। तो सेक्शन 128 बात करता है कि ये एनफोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट। कौन एनफोर्स करा सकता है? एनी मजिस्ट्रेट इन प्लेस वेयर पर्सन अगेंस्ट हुम इट मेड मे बी फाउंड। कहाँ एनफोर्स कराया जाएगा? जहां पे भी वो पर्सन मिलता है। कौन कराएगा? कोई भी मजिस्ट्रेट एनफोर्स करा सकता है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस नोट्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लस प्री के नोट्स के भी मैं पीडीएफ डाल दूंगी। एंड थैंक यू सो मच।